ऑस्ट्रिया ने अब ईरान युद्ध में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के उप चांसलर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑस्ट्रियाई लोग ट्रंप की अराजकता और युद्ध से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, जो ऊर्जा संकट ला सकता है। उन्होंने युद्ध का विरोध किया। इस विषय पर अमेरिकी रणनीति पर असर की चर्चा के लिए हमारे साथ क्लिफर्ड डी मे है, फाउंडेशन फॉर डिफेंसिव डेमोक्रेसीज के संस्थापक और अध्यक्ष, जो वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं। क्लिफर्ड, इस शाम 24 न्यूज इंग्लिश पर आपका हमारे साथ होना शानदार है। ऑस्ट्रिया ऐसा करने वाला ताजा देश है जिसने अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाया, जैसा फ्रांस ने किया था। क्या ये प्रतीकात्मक है या अमेरिकी अभियानों के लिए क्षेत्र में सच में लॉजिस्टिक्स मुश्किलें लाता है? ये लॉजिस्टिक चुनौतियां पैदा करता है जिन्हें पार किया जा सकता है, लेकिन ये अक्सर नुकसान करती हैं और मेरे जैसे लोगों के लिए मुश्किल बना देती हैं। मैं एक अटलांटिकिस्ट हूं और नेटो के पक्ष में हूं, लेकिन जब मेरे दोस्त यहाँ कहते हैं देखो ऑस्ट्रिया, स्पेन जैसे देश हमारे पक्ष में नहीं हैं, वे सामूहिक सुरक्षा में योगदान नहीं देते, हम अपना समय, ऊर्जा या पैसा उन पर क्यों खर्च कर रहे हैं? अब यह हमारे हित में नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए यह साबित करना और कठिन बना रहे हैं कि नेटो में बने रहना या उसमें सुधार करना हमारे हित में है। अगर वे इसे नहीं समझते तो उन्हें हमारे समर्थन में उस शासन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जिसने अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत का नारा दिया है और यह 47 सालों से कर रहा है। यह सिर्फ नारा नहीं, दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खुमैनी के अनुसार यह नीति अमेरिकियों को मार चुकी है। उन्होंने अमेरिकियों का अपहरण किया और यूरोप को भी खतरा है। अब उनके पास यूरोप तक पहुंचने वाली मिसाइलें हैं। ये बहुत निराशाजनक है। ये निश्चित रूप से यूरोप के लिए खतरा है। अब हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देश कुछ हद तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को संभाल रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक तरीके से। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर क्या असर डालता है और ईरान को क्या संदेश जाता है? ये ईरानी शासन को प्रोत्साहन का संदेश भेजता है। ये उन्हें यह संदेश देता है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें वो नहीं करना चाहिए जो उन्हें करना चाहिए। यानी ये सोचना कि ठीक है, हम पर जो दर्द डाला जा रहा है उसे कैसे रोकें। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इजरायली ईरानी शासन पर बहुत दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान की जनता पर नहीं। समय के साथ ये और मुश्किल हो जाता है। समस्या ये है कि ये शासन अपने लोगों की परवाह नहीं करता, जैसे हमास को गाजा के लोगों की नहीं थी। ये वही शासन है जिसने अपने ही दसियों हजार लोगों को मार डाला है। हाल की संख्या 32,000 थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात कहा कि उन्हें लगता है ये संख्या 45,000 से भी ज्यादा है। हम जानते हैं कि लोग अभी भी इस शासन द्वारा कैद किए जा रहे हैं, अभी भी फांसी दी जा रही है। ये शासन अपने लोगों को कष्ट में देखकर खुश है। हम धार्मिक कारणों पर चर्चा कर सकते हैं कि ये उन्हें शहीद क्यों बनाना चाहता है। नेतृत्व में कई लोग हैं जो पूरी तरह से खुमैनीवादी हैं। वे खुद मरने के लिए भी तैयार हैं, बजाय इसके कि कहें ठीक है चलो इस स्थिति से बाहर निकलते हैं। ये ईरान के लोगों के लिए बहुत बुरा है, लेकिन यूरोप के सहयोगियों को हमारे साथ लड़ना जरूरी नहीं। उनके सैनिक जमीन पर आएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के ऊपर से मत उड़ो। उन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल मत करो जो अमेरिका के पास हैं और जो यूरोप के लोगों की भी रक्षा करते हैं। आप बताती हैं कि ये सब ईरानी लोगों के लिए क्या मायने रखता है, जबकि शासन अब भी ईरानियों पर बेरहमी से दमन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कल रात की संबोधन में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के करीब है। अगर शासन सत्ता में है तो इसका ईरानी जनता पर क्या असर होगा? हो सकता है कि वहां एक तरह का ज़ॉम्बी शासन बना रहे और कुछ समय तक ऐसा ही चले। क्योंकि हमने अमेरिका के लिए जो प्राथमिक लक्ष्य थे उन पर हमला करना पूरा कर लिया है, और वैसे इजरायली भी उनके लिए प्राथमिक लक्ष्य हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी तरह से रुकना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बमबारी शुरू होने या रुकने के बाद लोग बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या संभव है कि अमेरिका या शायद इजराइल कहें, ठीक है, बसीज, ये गुंडे अपने ही लोगों को सताते हैं, हमें उनके कमांड और कंट्रोल मुख्यालय का पता है, हम उन्हें फिर से सबक सिखाने वाले हैं। मुझे लगता है ये संभव है।
अगर हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहती है, जब हम कहते हैं बंद तो हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि ईरानी उसे धमका रहे हैं, जहाजरानी को, व्यावसायिक जहाजरानी को, ज्यादातर ड्रोन से, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर मिसाइलें जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। ऐसे लक्ष्य हो सकते हैं जिन्हें निशाना बनाया जा सके। अगर वे लोग जो खुद को नेता शासक मानते हैं, खासकर मेरा इशारा आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर है, अगर वे अपने बंकरों से बाहर निकलने और अपने दफ्तर या घर जाने का फैसला करते हैं तो बहुत जल्दी उनके दफ्तरों और घरों में लौटने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं रहेगा। क्लिफोर्ड, अब 6 अप्रैल की डेडलाइन में सिर्फ 4 दिन बचे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को दी है। समझौता माने या अपनी ऊर्जा संरचना पर सैन्य हमलों का सामना करे। क्या 4 दिन में समझौता संभव है या अब ईरान के किसी नागरिक ढांचे पर हमला ज्यादा मुमकिन है? मुझे नहीं पता, लगता है हम यही बात पहले भी कह चुके हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप आम जनता को तकलीफ देने वाले ढांचे पर हमला नहीं करना चाहेंगे। युद्ध के समय यह करना मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि जहां तक संभव हो वे ऐसे ढांचे को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे जिससे शासन के बचे हिस्सों के लिए आपस में संवाद करना मुश्किल हो जाए। शायद उन्हें अपने बंकरों और सुरंगों में जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उनके पास भी बंकर और सुरंगें हैं जैसे हमास के पास थी। उनके लिए बाहर आना मुश्किल बना दें, उनके लिए भुगतान करने के लिए पैसे जुटाना मुश्किल बना दें, उनके सैनिक, उनकी पुलिस, बसीज जैसा कि हमने बताया, ये सब। लेकिन आम जनता के लिए ये और भी मुश्किल होता जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, शासन को इसकी परवाह नहीं है, जबकि पश्चिम में इसे समझना मुश्किल है। एक ऐसा शासन जो इस मामले में, मैं उसके नागरिक नहीं कहूंगा बल्कि उसकी प्रजा कहूंगा, उनकी परवाह नहीं करता। क्लिफोर्ड डी में हमारे साथ 24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और अपने विचार साझा करने के लिए भी धन्यवाद। हम इसकी सराहना करते हैं। आपके साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे साथ स्टूडियो में है i24 न्यूज इंग्लिश की सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओस्ट्रान। एरियल, समझौते की संभावना के बीच भी हम ईरान में इजरायली और अमेरिकी हमले देख रहे हैं। आईडीएफ ने कहा है कि उन्होंने शासन के ऑयल हेडक्वार्टर के कमांडर को मार गिराया है। इसका मतलब क्या है? शासन का ऑयल हेडक्वार्टर क्या है? देखिए, ये है ईरानी सशस्त्र बलों का मुख्यालय। ये उल्लेखनीय है, ऐसा सिर्फ ईरान या अन्य बनाना रिपब्लिक में होता है। क्या आप सशस्त्र बलों में कोई ऐसा मुख्यालय ढूंढ सकते हैं जो सशस्त्र बलों के संचालन के लिए तेल के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने का जिम्मेदार हो? ये सिर्फ दिखाता है कि ईरानी अर्थव्यवस्था प्रबंधन और सशस्त्र बल कितने जुड़े हुए हैं और इतने वर्षों से जुड़े रहे हैं। हम जमशेद इज़हाकी की बात कर रहे हैं, माफ कीजिए। उन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में हवाई हमले में मार दिया गया। आईआरजीसी ने उन्हें ईरानी सशस्त्र बलों के लिए बजट और वित्तीय मामलों के प्रमुख के रूप में नामित किया था। लेकिन जहां तक आईडीएफ का सवाल है, वे ईरानी सशस्त्र बलों में तेल मुख्यालय का प्रबंधन कर रहे थे। वो क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सीज, मुख्य रूप से हिजबुल्ला और हौथियों के लिए धन आवंटित करने के भी जिम्मेदार थे। वो शासन की वित्तीय शाखा सशस्त्र बलों के लिए भी जिम्मेदार थे, जो सैन्य उद्योगों, मिसाइलों और ड्रोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार थी। तो इज़हाकी न केवल पैसे का काम संभालते थे, बल्कि वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने उस पैसे को सैन्य आक्रामक क्षमताओं में बदल दिया, साथ ही तेल के माध्यम से राजस्व भी उत्पन्न किया। तो आईडीएफ की नजर में उसे हटाना उनकी राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता और आक्रामक अभियानों को फंड करने की क्षमता को बाधित करने के लिए बेहद जरूरी है। अब इन अधिकारियों और वरिष्ठ कमांडरों की तरह जिन्हें खत्म किया जाता है, हमेशा कोई ना कोई होता है जो उनकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है। असल में इस युद्ध की शुरुआत में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने सशस्त्र बलों और आईआरजीसी को 5 उत्तराधिकारियों को नामित करने के लिए कहा था। यह अनुमान लगाते हुए कि इजराइल और अमेरिका अपने शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने के प्रयासों में कमांड और कंट्रोल पर कितना नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, जमशेद इज़हा की जगह कोई ले सकता है, लेकिन यह बड़ी जिम्मेदारी है और अनुभव चाहिए।
और अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की कार्रवाई के पीछे सोच ये है, हाँ, हटाए गए की जगह लेने वाले लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन पिरामिड के शीर्ष पर इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना, दशकों के अनुभव और जानकारी के मुख्य तत्वों को हटाना कि इसके अंत में ये क्लिफर्ड मे से जो हमने अभी सुना उसके जैसा एक ज़ॉम्बी सरकार या छाया सरकार जैसा लगेगा, जो मूल रूप से आप जानते हैं उसी संरचना में है जैसी ये इस युद्ध के शुरू होने से पहले थी, लेकिन उनकी क्षमताओं के लिहाज से उसी स्तर पर काम करने और सेवाएं देने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी। यही इस शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने वाली कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है, खासकर जमशीद देशाकी जैसे अधिकारियों को खत्म करना। शासन के तेल मुख्यालय के इस प्रमुख को खत्म किया जाना बहुत दिलचस्प है।